हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्योति फॉर नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट दिल्ली में। इससे पहले मैंने गुप्त साम्राज्य के 25 MCQ क्वेश्चन दिया था और आज ये गुप्त साम्राज्य का पार्ट 2 है। तो लेट्स स्टार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 26। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस धातु के सिक्के चलाए थे? ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा या कांसा। तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। आप लोग प्लीज इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 27। किस शासक ने विक्रमांक की उपाधि धारण की? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त। तो किस शासक ने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी? ये है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। अब आते क्वेश्चन नंबर 28 पे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन है बुधगुप्त, स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त या कुमारगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी जो थे ये कुमारगुप्त प्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 29। शक संवत और गुप्त संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर था? ऑप्शन है 20 वर्ष, 241 वर्ष, 261 वर्ष या 200 वर्ष। तो आप दोनों को याद रखें। शक संवत कब पड़ता है? 78 ईस्वी में, और गुप्त संवत ये पड़ता है 319 से 320 ईस्वी में। और इन दोनों के बीच का जो अंतर है ये होता है 241 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 30। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थापित की? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, प्रयाग, वैशाली या प्रतिष्ठान। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 31। विभिन्न साक्ष्यों के अनुसार समुद्रगुप्त के कितने पुत्र थे? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो विभिन्न साक्ष्यों के अनुसार समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे। ये कौन कौन थे? एक थे रामगुप्त और दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय। ये भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 32। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? ऑप्शन है 375 या 380 से 400 ईस्वी, 390 से 415 ईस्वी, 390 से 420 ईस्वी या 375 या 380 से 415 ईस्वी। ये मैंने आप लोगों को फिर से इसलिए क्वेश्चन दिया है क्योंकि इससे पहले में मैंने आपको बताया था कि 380 से 415 ईस्वी में है, और मैंने जो भी आपको इसमें कंटेंट दिया है ये लूसेंट के अनुसार दिया है। लेकिन बहुत सारे बुक में 375 भी चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल का शुरुआत बताता है। इसलिए अगर आपको कभी ऑप्शन मिले तो 375 से अगर ऑप्शन हो तो वो भी सही है, और अगर 380 से है तो वो भी लूसेंट के अनुसार से सही है। पर आप लोग दोनों याद रखें क्योंकि कहीं कहीं चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 से शुरुआत होता है। अब आप लोग हिस्ट्री पता है, हिस्ट्री में किसी भी चीज़ को एकदम परफेक्टली नहीं बताया जा सकता है। ये सभी अभिलेखों के अनुसार से पता लगाया गया है, इसलिए डेट में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, बट आप लोगों को इसलिए मैं दोनों ही चीज़ बता दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 33। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम या कुमारगुप्त द्वितीय। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। क्वेश्चन नंबर 34। कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था? ऑप्शन है 380 से 415 ईस्वी, 415 से 454 ईस्वी, 455 से 467 ईस्वी या 415 से 450 ईस्वी। तो ये देखिए ये सभी का शासनकाल दिया हुआ है, लेकिन अभी आपको किसका पूछा है? कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल।
तो कुमारगुप्त जो थे ये 415 से 454 ईस्वी तक शासन किए थे। और ये किसके बाद बैठे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद राजगद्दी पर बैठे थे। क्वेश्चन नंबर 35, कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन है बुद्धगुप्त, स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त या कुमारगुप्त द्वितीय। तो अभी हमने पढ़ा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम थे, लेकिन कुमारगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी कौन थे? तो इनका आंसर है स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी जो हुए ये हुए स्कंदगुप्त। अब आते क्वेश्चन नंबर 36 पे। चंद्रगुप्त द्वितीय कब राजगद्दी पर बैठा था? ऑप्शन है 360 से 365 ईस्वी, 375 या 380 ईस्वी, 350 या 355 ईस्वी या 340 या 345 ईस्वी। अभी मैंने कहा कि चंद्रगुप्त द्वितीय का लूसेंट में कुछ और दिया हुआ है और बाकी कंटेंट मैंने देखा तो उसमें कुछ और लिखा हुआ है, इसलिए आप याद रखें कि लूसेंट के अनुसार 380 ईस्वी है, लेकिन बाकी कंटेंट में 375 ईस्वी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, समुद्रगुप्त के मृत्यु के पश्चात कौन राजगद्दी पर बैठा था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त प्रथम। तो समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र रामगुप्त राजगद्दी पर बैठे थे, लेकिन जो रामगुप्त थे वो थोड़े कायर किस्म के व्यक्ति थे और इन्होंने ज़्यादा शासन नहीं किया और इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन किया था, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा जानकारी कहीं भी नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 38, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है बुद्धगुप्त, विक्रमादित्य, देवानाम प्रियदर्शी या कुमारगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 39, स्कंदगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था? ऑप्शन है 380 से 415 ईस्वी, 415 से 454 ईस्वी, 455 से 467 ईस्वी या 415 से 450 ईस्वी। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? कुमारगुप्त प्रथम का उनका शासनकाल 415 से 454 था। उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम के बाद स्कंदगुप्त बैठे, तो वो कब से कब किए? 415 से 455 से 467 ईस्वी। इसलिए मैंने लाइन से सबका देते गया शासनकाल। आप लोगों को अगर रिमाइंड होगा तो आप बिल्कुल करते जाएंगे। किससे पहले किसका था? कुमारगुप्त प्रथम का, उससे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय का, जो थोड़ा सा 375 एंड 380 आप लोग दोनों याद रख ले। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, स्कंदगुप्त ने किस झील का पुनरुद्धार किया था? ऑप्शन है लोकटक झील, सुदर्शन झील, वुलर झील या चिल्का झील। तो स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था, क्योंकि सुदर्शन झील में बहुत ज़्यादा बारिश के कारण यहाँ टूट गया था, तो फिर सुदर्शन झील को उन्होंने फिर से बहुत सारी संपत्ति को व्यय करके बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 41, स्कंदगुप्त ने किसे सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था? ऑप्शन है देवदत्त, विशाखदत्त, पर्णदत्त या गोविंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर पर्णदत्त को नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 42, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, माधव गुप्त या विष्णुगुप्त। आप लोग इन तीनों के बारे में ज़्यादा नहीं डिटेल में पढ़े होंगे, क्योंकि इन लोगों ने ज़्यादा दिन शासन नहीं किया, लेकिन ये सभी भी कभी ना कभी राजगद्दी पर बैठे थे। लेकिन गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वे थे विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 43, सुदर्शन झील किस पर्वत पर स्थित है? ऑप्शन है अरावली पर्वत, गिरनार पर्वत, विंध्याचल पर्वत या कंचनजंगा पर्वत। तो स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था और ये सुदर्शन झील जो है गिरनार पर्वत में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 44, किसके शासनकाल में हुनों का आक्रमण शुरू हुआ था?
ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त प्रथम। तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों का आक्रमण शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? ऑप्शन है कालिदास, सूरदास, तुलसीदास या देवदास। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि जिनके दोहे अभी भी गाए जाते हैं, ये कौन थे? कालिदास। क्वेश्चन नंबर 46, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? ऑप्शन है देश, विदेश, प्रदेश या भुक्ति। तो गुप्त साम्राज्य की जो सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी, ये थी देश। क्वेश्चन नंबर 47, देश के शासक को क्या कहते थे? ऑप्शन है उपरिक, गोपनाथ, दंडपाशिक या विषयपति। तो देश के शासक को उस समय गोपना कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 48, गुप्त साम्राज्य की दूसरी प्रादेशिक इकाई क्या थी? ऑप्शन है ग्राम, विदेश, प्रदेश या भुक्ति। तो अभी हमने पढ़ा गुप्त साम्राज्य की पहली सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, लेकिन दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी। क्वेश्चन नंबर 49, भुक्ति के शासक को क्या कहते थे? ऑप्शन है उपरिक, गोपनाथ, दंडपाशिक या विषयपति। तो भुक्ति के शासक को उपरिक कहा जाता था और देश के शासक को गोपना कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 50, भुक्ति के नीचे कौन सी प्रशासनिक इकाई होती थी? ऑप्शन है ग्राम, विदेश, प्रदेश या विषय। तो भुक्ति के नीचे जिस प्रशासनिक इकाई जो होती थी उसका नाम था विषय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग इतने टाइम तक हमारे साथ लगे रहे उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। आप लोग डेली से कुछ टाइम निकाल करके देखें, आपकी जीके बहुत अच्छी हो जाएगी। अब आते पिछले सवाल के जवाब पे। पिछले बार मैंने सवाल पूछा था समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर क्या अंकित करवाया था? तो समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दर्शाया था। अब आते हैं आज का सवाल पे। आज मैंने सवाल दिया है श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड देखे हैं तो आप इसका आंसर बहुत ही इजीली दे दीजिएगा। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। फिर मिलते हैं कल नए सेशन के साथ एंड नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।